हेलो एवरीवन। आज हम हमारी जो सीरीज चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, है ना, हम रिवर सिस्टम को पढ़ रहे थे इंडिया के। इसके अंतर्गत आज हम सिंधु रिवर सिस्टम को स्टडी करेंगे या फिर इंडस रिवर सिस्टम को स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने गंगा रिवर सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सीधे टॉपिक को। देखिए, सिंधु नदी की यदि हम बात करेंगे ना बच्चों, तो पूरे हमारे इंडिया में देखेंगे तो इसका काफी ज्यादा महत्व है, काफी प्राचीन समय से। क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसी सिंधु नदी या फिर इसी इंडस रिवर के कारण हमारा जो देश है, इसके दो नाम आपको देखने को मिलते हैं। एक तो इंडिया, है ना, और एक हिंदुस्तान। एक हिंदुस्तान, जो ये दो नाम आपको देखने को मिलते हैं, वो इसी नदी के देन है। कैसे? यदि आप इंडिया का मैप देखेंगे ना बच्चों, तो प्राचीन समय में सिर्फ देखिए, यदि मैं यहाँ पर इंडिया का छोटा सा एक इस प्रकार से मैप बनाऊं, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर यदि मैं इस प्रकार से इंडिया का मैप बनाऊं, है ना, ये इस प्रकार से मैं बनाऊं, ये इंडिया का मैप बना दिया मान लीजिए मैंने, है ना। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा सागर से घिरा हुआ है ना, समुद्र से घिरा हुआ है। इसके अलावा ये वाला जो पूरा रीजन है, ये हिमालय से घिरा हुआ है ना, ये वाला पूरा रीजन। तो शेष बचता है ये वाला रीजन शेष बचता है। ठीक है, ये वाला रीजन। तो होता क्या था बच्चों, पुराने जमाने में जब समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी, बड़े बड़े शिप नहीं चलते थे, तो इंडिया में एकमात्र आने का रास्ता यही होता था इंडिया में, है ना, ये वाला। और इस रास्ते से हिंदुस्तान आने के लिए किसी भी व्यक्ति को सिंधु नदी क्रॉस करनी पड़ती थी, क्योंकि सिंधु नदी यहाँ पर ही प्रवाहित होती है ना। तो ये जो सिंधु नदी थी बच्चों, पूरे विश्व में हमारी पहचान बनी हुई थी। पहचान का मतलब क्या है? लोग ऐसा बोलते थे कि सिंधु नदी के किनारे उस साइड एक देश है, या फिर इंडस रिवर के उस साइड एक देश है। तो इसी इंडस से बना है हमारा इंडिया, है ना, जो कि यूनानियों के द्वारा दिया गया है। और इसी सिंधु से बना है हिंदू, और हिंदू से बना है हिंदुस्तान, जो कि ईरानियों की देन है। ईरानियों की देन है या फिर पर्शियन लोगों की देन है ना। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कैसे ये नामों का ओरिजिन हुआ है। चलिए सीधे हम नदी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि इसका जो ओरिजिन होता है ना, ये कहां से होता है? तिब्बत रीजन से होता है। सानो ख्यावाब ग्लेशियर, यहां पर एक झील है, मानसरोवर झील, है ना। मानसरोवर झील काफी महत्वपूर्ण झील है बच्चों। मानसरोवर झील के पास से तीन नदियां निकलती हैं। एक तो हमारी सिंधु, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक इसी की अपवाह तंत्र का हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं सतलज, है ना, इस प्रकार से बहती है। तो सतलज भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और एक पूर्व की ओर निकल जाती है इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। इसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों नदियां हैं बच्चों, आसपास से ही निकलती हैं तिब्बत रीजन से, और इनको क्या बोलते हैं? इनको पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं बच्चों? ऐसी नदियां जो कि हिमालय के निर्माण या फिर हिमालय के उत्थान के भी पहले से प्रवाहित हो रही हैं और अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। मतलब मान लीजिए कोई नदी इस प्रकार से बह रही है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी पर्वत का निर्माण हो रहा है, तो अगर साइड में इसके पर्वत का निर्माण हो जाएगा और बीच से नदी अपना रास्ता काटती जाएगी, अपना रास्ता बनाती जाएगी। मतलब ये नदियां स्वयं अपना रास्ता बनाती हैं, ऐसा नहीं कि ढाल के अनुसार ये प्रवाहित हों, ठीक है। तो ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं, और हिमालय को पार करके ये इंडिया में प्रवेश करती हैं। हिमालय के दूसरी साइड से, तिब्बत रीजन से ये भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। खासतौर पर तीन नदियों का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक तो सिंधु, ठीक है, एक सतलज, और एक ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां विशेष तौर पर आपको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चे। चलिए, देखिए, तो यहाँ कहां से इसका ओरिजिन होता है? तिब्बत रीजन, सानो ख्यावाब ग्लेशियर, इसके अलावा मानसरोवर झील आप याद रख लेना, इसके पास ही है। तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसके अलावा भारत में ये कहां से एंटर करती है? तो एक जगह है दमचौक, है ना, दमचौक रीजन से भारत में एंटर करती है, और चिल्लास से ये एग्जिट करती है। मतलब जब ये लद्दाख रीजन से यहाँ पर, ये लद्दाख वाला रीजन है पूरा ना, ये कौन सा रीजन है? लद्दाख वाला रीजन है। तो लद्दाख रीजन में कहां से प्रवेश करती है? दमचौक से प्रवेश करती है, और एग्जिट कहां से करती है? तो चिल्लास से। तो ये दो जगहों के नाम भी आपको याद रखना है ना। आगे बात कर लेते हैं। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है बच्चों, जो कि इसके राइट साइड से, ये कौन सी बैंक की नदियां हैं? राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है ये, है ना, या फिर दाई सहायक नदियां हैं। इस साइड से जो भी नदियां आकर के मिलेंगी, ये दाएं सहायक नदियां होंगी, और इस साइड से जो भी नदियां आकर के मिलेंगी, वो बाईं सहायक नदियां होंगी, है ना। ये आपको याद रखना है। तो एक नदी है श्योक नदी, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण नदी है। तो ये आकर के मिलती है इसके दाएं साइड से या फिर राइट साइड से, कहां पर? सिंधु में, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, हिमालय हम बहुत अच्छे से पढ़ करके आए हैं। हिमालय बहुत बच्चों हमने बहुत अच्छे से पढ़ करके आए हैं। आपको पता होगा यहाँ पर तीन श्रेणियां हैं। एक तो काराकोरम, है ना, इस प्रकार से काराकोरम रेंज है। फिर एक इस प्रकार से लद्दाख रेंज है, और इस प्रकार से यहाँ पर जास्कर रेंज है ना। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन रेंज आपको पता होगा, ये तीन प्रमुख रेंज है ना। अब इनकी विशेषता क्या है? मैंने आपको बताया था कि काराकोरम लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है, और लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। ये मैंने आपको हिमालय में भी बताया था। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, श्योक नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में बहती है? तो काराकोरम और लद्दाख के मध्य में ये प्रवाहित होती है। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना। एक मिनट रुकिएगा बस, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, ठीक है। तो याद रखना है, श्योक नदी कहां बहती है बच्चों? काराकोरम श्रेणी
और लद्दाख श्रेणी, है ना, ये काराकोरम श्रेणी होगी और ये लद्दाख श्रेणी, तो इनके मध्य में प्रवाहित होती है ना। और यहाँ पर कौन सी है, जास्कर श्रेणी, और लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी बहती है, सिंधु। और आगे जाकर के श्योक क्या करती है, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए किस में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा श्योक किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है श्योक नदी। अब एक चीज और आपको याद रखना है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर भी है, हमने डिस्कस किया था, है ना, सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम रेंज के अंतर्गत ही आता है ये। तो इस सियाचिन ग्लेशियर से, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना, तो यहां से एक नुब्रा नदी में निकलती है बच्चों, नुब्रा वैली है यहाँ पर, नुब्रा घाटी या फिर नुब्रा वैली के आसपास से सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नुब्रा नदी का ओरिजिन कहां से होता है, तो सियाचिन ग्लेशियर से ही, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यहां से नुब्रा नदी का ओरिजिन होता है। किसका, नुब्रा नदी का। और नुब्रा किसकी सहायक नदी है, नुब्रा बच्चों श्योक की सहायक नदी है। एक बात याद रखना है, किसकी सहायक नदी है, श्योक नदी की सहायक नदी, और श्योक किसकी है, सिंधु की। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको गलत नहीं करना है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है, वो आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश रीजन से। हिमाचल प्रदेश रीजन से दो नदियां निकलती हैं, एक तो चंद्रा और एक भागा। कौन कौन सी नदी है, चंद्रा और भागा नदियों का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश रीजन से होता है। और आगे जाकर के ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह में प्रवाहित होते हुए ये आगे जाकर के पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान का रीजन है ना, ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में मिठानकोट नामक की जगह है, यहां पर जाकर के सिंधु से मिलती है। क्या बोला मैंने, दो नदियां निकलती हैं, एक तो चंद्रा और एक भागा, है ना, ये दो छोटी नदियां हैं। इनके संगम से जो एक नई नदी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चेनाब। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, चेनाब इंडिया से ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश राज्य से आगे चल करके पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर के सिंधु में मिलती है। ठीक है, तो याद रखना है चेनाब किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब एक शेषनाग झील है या फिर शेषनाग लेक है बच्चों, है ना, यहां से एक और नदी का ओरिजिन होता है। कहां से, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है ना, जम्मू कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, वहां से एक शेषनाग झील है, वहां से एक झेलम नदी का ओरिजिन होता है। और आगे पाकिस्तान में जाकर के ये किससे मिलती है, पाकिस्तान में जाकर के ये चेनाब नदी से जाकर के मिलती है, चेनाब नदी से जाकर के मिलती है। तो क्या याद रखना है, झेलम नदी चेनाब की सहायक नदी है, जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर के झेलम में चेनाब में मिलती है ना। अभी मैं आपको एनिमेशन के थ्रू मैप से बता रहा हूं, आगे मैं आपको थ्योरी भी इसकी कवर कराऊंगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब झेलम नदी जो है बच्चों, इसकी एक विशेषता याद रखना है, इसके किनारे श्रीनगर है ना, श्रीनगर आपने देखा होगा, श्रीनगर, जो श्रीनगर है इसी झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो किशन गंगा नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। किशन गंगा नदी पर एक किशन गंगा प्रोजेक्ट भी है ना, किशन गंगा डैम भी है, किशन गंगा प्रोजेक्ट भी है। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है और सिंधु नदी तंत्र का ही हिस्सा है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। रोहतांग दर्रा, व्हाट इज रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं हिमालय वाले चैप्टर में ये सब दर्रे वगैरह के बारे में, जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो जरूर देख ले। तो यहां से बच्चों एक और नदी का ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं रावी। क्या, रावी नदी का ओरिजिन होता है रोहतांग दर्रे से, और ये आगे जाकर के किसमें मिलती है, चेनाब नदी में जाकर के मिलती है। कौन सी नदी, रावी नदी। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी कहां से निकली थी, तिब्बत रीजन से निकली थी, मानसरोवर झील के पास से निकली थी, सानो ख्यावाब ग्लेशियर से निकली थी। इसके अलावा आगे चलते हुए ये दमचौक नामक जगह से भारत में एंटर करती है, लद्दाख रीजन में एंटर करती है। ठीक है, और आगे चलते हुए चिल्लास नामक जगह से भारत से एग्जिट कर जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसके बाद सीधे वो जाती है और कराची के पास डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिरती है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। कहां, कराची एक शहर है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, तो वहां पर जाकर के अरब सागर के पास डेल्टा बनाते हुए समाहित हो जाती है। इसके अलावा किन दो श्रेणियों के मध्य में बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है। इसकी एक राइट बैंक की सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक, काफी महत्वपूर्ण नदी है बच्चों। ये काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के मध्य में बहती है और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए सिंधु में जाकर के मिलती है। काराकोरम श्रेणी में ही एक ग्लेशियर है, इसको हम सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर से एक नुब्रा नदी निकलती है और नुब्रा नदी आगे आकर के श्योक में मिलती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे जब मैंने बताया आपको, इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं चेनाब नदी है ना, इसको चेनाब बोलते हैं, चेनाब नहीं बोलते। तो चेनाब नदी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश रीजन से दो नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा। तो इन दो नदियों के संगम से एक नदी बनती है जिसको हम बोलते हैं चेनाब नदी, और ये आगे जाकर के पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान में जाकर के किससे मिलती है, ये पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान में जाकर के बच्चों सिंधु से मिलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से रावी नदी का बच्चों ओरिजिन होता है और फिर पाकिस्तान में जाकर के ये किससे मिलती है, चेनाब से मिलती है। ठीक है, तो अभी तक दो नदियां हमने पढ़ी, मतलब जैसे झेलम और रावी, तो ये दोनों चेनाब नदी में जाकर के मिल रही है, ना कि सिंधु में। सिंधु में सिर्फ एक ही बड़ी नदी मिल रही है, चेनाब, है ना। बड़ी नदियों की जो हम बात करेंगे, यहाँ पर हम 5 प्रमुख नदियों की बात करेंगे, उसमें से जो 4 नदियां हैं बच्चों वो चेनाब में मिलेगी और सिर्फ चेनाब ही एकमात्र नदी है जो सिंधु में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगली नदी है बच्चों सतलज नदी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इसी रीजन से, मतलब तिब्बत रीजन से ही मानसरोवर झील है यहाँ से ही आसपास से राकस ताल या फिर राक्षस ताल झील के पास से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं सतलज नदी। क्या बोलते हैं, सतलज नदी का ओरिजिन होता है और आगे चलते हुए ये कहाँ पूरा इंडिया क्रॉस करती है ना, शिपकीला पास से होकर के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश पंजाब वगैरह होते हुए ये पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाकर के ये अपना जल गिराती है। ठीक है, तो सतलज भी किसकी सहायक नदी है, सतलज भी बच्चों चेनाब की ही सहायक नदी है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं।
इसके अलावा बच्चों ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी का ओरिजिन होता है। कहां से? ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी का ओरिजिन होता है, और ये एकमात्र नदी है इन 5 नदियों में। देखिए कौन कौन सी नदियों की बात की, एक तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, है ना। ये 5 नदियों की हमने यहाँ पर बात की है। कितनी नदियों की? 5 नदियों की हमने बच्चों यहाँ पर बात की है। इन 5 नदियों में सिर्फ ब्यास नदी ही ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश ब्यास कुंड से निकल रही है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही प्रवाहित हो रही है। बाकी नदियां देखिए इंडिया से निकल रही है, पाकिस्तान में जा रही है, कोई तिब्बत से निकल रही है, इंडिया आ रही है और फिर पाकिस्तान जा रही है। एकमात्र इन 5 नदियों में, इनको हम पंचनद बोलते हैं, इनमें एकमात्र ऐसी नदी है जो ब्यास नदी जिसका नाम है, जो सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होती है, और यह सतलज की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन पंचनद में, पंचनद बोलते हैं ना इनको, पंचनद, पंचनद मतलब पंजाब का जो नाम है ना बच्चों, पंजाब, 5 आवों का समूह, 5 नदियों का समूह पंजाब, है ना। तो ये इन्हीं 5 नदियों के कारण इसका नाम पंजाब पड़ा है ना। यहाँ पर पंजाब आप देखते होंगे, पूरा रीजन पंजाब वाला है। पाकिस्तान में भी है पंजाब, हमारे इंडिया में भी पंजाब है, तो इसका नाम ही इन 5 नदियों के नाम पर पड़ा है पंजाब, ठीक है। तो मैं क्या आपको बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जो ब्यास नदी है इसके बारे में आपको याद रखना है कि सिर्फ इंडिया में ही प्रवाहित होती है और सतलज की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अब इनके संगम पर बच्चों एक बैराज बनाया गया है। कौन सा बैराज बनाया गया है? हरिके बैराज। हरिके बैराज इन नदियों के संगम पर बनाया गया है, ठीक है। अब ये बैराज क्या है बच्चों? देखिए इससे एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। पहले भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको रेगिस्तान वाला क्षेत्र थार डेजर्ट पढ़ा रहा था, है ना। भारत की सबसे लंबी नहर है, 650 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई है। कहां से निकलती है? जहां पर बच्चों ब्यास और सतलज नदी मिलती हैं, तो उनके संगम पर एक बैराज बनाया गया है, हरिके बैराज, कपूरथला पंजाब नामक की जगह है। तो यहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है इस बैराज को बना करके, ताकि राजस्थान और उसके आसपास के रीजन में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां सिंचाई की जा सके तथा पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके, ठीक है। तो ये विशेष तौर पर आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हरिके बैराज जो है बच्चों किन नदियों के संगम पर बनाया गया है, ठीक है। तो यह ब्यास और सतलज नदी के संगम पर बनाया गया है और यहां से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। तो ये मुख्यतः 5 नदियां हैं बच्चों, एक तो झेलम हो गई, एक तो चेनाब हो गई, एक तो रावी हो गई, ब्यास हो गए, और यहाँ पर ये सतलज नदी हो गई। तो ये 5 नदियां प्रमुख हैं। कहां से कौन निकल रही है, किसमें जाकर के मिल रही है, यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं और अक्सर बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए मैंने इतना बढ़िया मैप से आपको बताया है, तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। कुछ और इसकी सहायक नदी जो पाकिस्तान साइड से आकर के मिलती है, जैसे गिलगित काबुल, है ना, कुर्रम, तो ये सब पाकिस्तान साइड से आती है। तो हमें बस थोड़ा सा दिमाग में रख लेना इनके नाम, बाकी ज्यादा डिटेल में हमें इनको नहीं पढ़ना है ना। ये सब पाकिस्तान साइड से आती हैं, राइट साइड से आती हैं और फिर सिंधु में आकर के मिलती है, ठीक है। चलिए एक बार आपको रिवीजन करा दूं, फिर हम इसकी थ्योरी को देखेंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों सिंधु नदी, एक बार हम स्टार्टिंग से चलते हैं यहां पर पूरा, ठीक है। देखिए सबसे पहले सिंधु नदी कहां से निकली? मानसरोवर झील के पास से, सानू खैवाब ग्लेशियर या फिर मानसरोवर झील के पास से निकलती है। दमचौक से एंटर होती है भारत में, चिल्लात से एग्जिट होती है, ठीक है। इसके अलावा श्योक इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो कि राइट साइड से इसमें आकर के मिलती है। काराकोरम लद्दाख के मध्य में प्रवाहित होती है और सिंधु जो है लद्दाख और जास्कर के मध्य में प्रवाहित होती है। एक काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर है ना, इसको हम ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं आगे हिमालय में और पहले लेक्चर में। तो यहाँ से एक नुब्रा नदी निकलती है नुब्रा घाटी से और आगे जाकर के श्योक में मिलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन सी किसकी सहायक नदी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश वाड़ालाचा दर्रे के पास से चंद्राभागा 2 नदियां निकलती हैं और आगे जाकर के ये किसमें? मिठानकोट पाकिस्तान के पास जाकर के कहां मिलती हैं? मिठानकोट पाकिस्तान नामक जगह में सिंधु में जाकर के मिलती है। इन 5 नदियों में बच्चों एकमात्र चेनाब नदी ही है जो सिंधु की सहायक नदी है। बाकी 3 नदियां आपको चेनाब में आकर के मिलेगी और जो एक ब्यास नदी है वो सतलज में आकर के मिलेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। शेषनाग झील से एक झेलम नदी का बच्चों ओरिजिन होता है और आगे जाकर के पाकिस्तान में ये किसमें मिलती है? ये चेनाब नदी में जाकर के मिलती है। किशन गंगा झीलम की एक प्रमुख सहायक नदी है, इसको आपको याद रखना है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से रावी नदी का ओरिजिन होता है और आगे पंजाब हिमाचल प्रदेश होते हुए ये कहां जाती है? ये पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में मिलती है। आगे बच्चों सतलज नदी, तो सतलज नदी राकसताल या फिर राक्षसताल तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होती है ना। इसके अलावा शिपकीला पास से हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है और हिमाचल प्रदेश पंजाब वगैरह होते हुए पाकिस्तान में जाकर के चेनाब में मिल रही है, ठीक है। तो देखिए झेलम, रावी और सतलज 3 नदियां चेनाब की सहायक नदी है और इन सभी का जल ले जाकर के जो चेनाब है ये मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु को दे देती है, ठीक है। तो विशेष तौर पर आपको याद रखना है। इसके अलावा व्यास नदी व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सिर्फ इंडिया में बहती है और सतलज में प्रवाहित होती है। इनके संगम पर हरिके बैराज कपूरथला पंजाब में बनाया गया है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, भारत की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। बाकी ये सब पाकिस्तान की यहाँ पर सहायक नदी, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 1-2 बार आपको मैप बनाना है रफ में और एक तो आपको नोट्स में परमानेंट बनाना है और प्रैक्टिस करने के लिए कई बार रफ में भी बनाना है, अपने मन से बनाना है, बिना देखे बनाना है। इसलिए आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। यदि आप रटेंगे ये नदी यहाँ से निकल रही है, वहां गिर रही है, इसकी सहायक नदी है, तो आप बार बार भूलेंगे और एग्जाम में गलत भी करेंगे, है ना। तो समझ के आपको पढ़ना है बच्चों। चलिए अब इसकी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले सिंधु नदी की बात कर लेते हैं, इंडस रिवर की बात कर लेते हैं। तो उद्गम स्थल कहां से है इसका?
तिब्बत में कैलाश श्रेणी के पास से सानो ख्यावाब ग्लेशियर, ठीक है, सानो ख्यावाब ग्लेशियर भी याद रख लेना, कैलाश पर्वत भी याद रख लेना और मानसरोवर झील भी याद रख लेना। कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तीनों आसपास ही हैं और आसपास से ही इसका ओरिजिन होता है। पर्टिकुलर जगह कौन सी है, सानो ख्यावाब ग्लेशियर, ठीक है। मुहाना कहाँ है, तो अरब सागर में बच्चों, कराची, कराची एक शहर है पाकिस्तान का, इसके पास ये डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाती है या फिर अपना जल गिराती है, ठीक है। तो उद्गम और इसका एग्जिट, उद्गम स्थल ओरिजिन और मुहाना आपको याद रखना है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी, तो बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक तो चेनाब है और चेनाब में बाकी आकर के मिलती है, जैसे झीलम है ना, रावी, व्यास तो सतलज में मिलती है, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली जल तो उसी में जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर व्यास को भी लिख दिया है और सतलज, ये सब इसकी सहायक नदी है। लेकिन मेन कौन है, चेनाब, मेन चेनाब नदी है और बाकी सारी अपना जल चेनाब में छोड़ती है, ठीक है। इसके अलावा दाएं तट की सहायक नदी कौन है, तो गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल, स्वात, है ना, ये सब दाएं तट से मिलती हैं, राइट साइड से मिलती है, खासतौर पर पाकिस्तान वाले रीजन की नदियां हैं। प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो लद्दाख लेह सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है। इसके अलावा एक बात और याद रखना है, जो सिंधु नदी है बच्चों, इसके किनारे ही लेह शहर स्थित है, लेह शहर स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। लंबाई कितनी है इसकी, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत में सिर्फ 1114 बहती है ना। टोटल कितनी है, 2880 किलोमीटर, है ना, मतलब लद्दाख से लेकर के अरब सागर तक, लेकिन भारत में कितनी बहती है, 1114 किलोमीटर, है ना। अलग अलग जगह थोड़ा अलग अलग डेटा मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही डेटा है, आपको इसको ही मान करके चलना है ना। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु नदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में बहते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया था लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में सिंधु नदी प्रवाहित होती है और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ही बहती है, इस प्रकार से बहती है ना, ये इस प्रकार से बहती है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी, यहाँ पर है लद्दाख और यहाँ पर है जास्कर, इस प्रकार से ये प्रवाहित होती है ना। इसके अलावा लेह सिंधु नदी के तट पर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में बसा हुआ है। लेह शहर किस नदी के किनारे बसा है बच्चों, लेह शहर सिंधु नदी के किनारे बसा है, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि किन श्रेणियों के मध्य में बसा है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में लेह शहर अवस्थित है या फिर बसा हुआ है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु नदी गिलगित के समीप गहरे गौर्ज या फिर महाखड्ड का निर्माण करती है, जैसे सिंधु गौर्ज कहते हैं। अब गौर्ज क्या होता है, थोड़ा आप इमेज में इसको समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कोई नदी बह रही है ना, ये नदी बह रही है, अब हिमालय का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से देख, एक हिमालय इस साइड बन गया, एक हिमालय का पर्वत इस साइड बन गया, और नदी हमेशा क्या करती रही, इसके स्थान को काटती रही और ये पर्वत यहाँ पर खड़े होते रहे इस प्रकार से, ठीक है। तो बीच में एक इस प्रकार की बहुत ही गहरी घाटी बन जाती है और यहाँ से बीच से नदी प्रवाहित होती है, इसको हम बोलते हैं गौर्ज, है ना। तो इसी प्रकार से सिंधु नदी गौर्ज का निर्माण करती है, जो कि करीब 5000 मीटर से गहरा गौर्ज है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं बुंजी गौर्ज। क्या बोलते हैं, बुंजी गौर्ज, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। गौर्ज समझ में आ गया क्या होता है। देखिए जो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं ना, पूर्ववर्ती नदियां जो हिमालय को पूरा क्रॉस करके तिब्बत रीजन से आती हैं खासतौर पर, तो ये क्या करती हैं कि पर्वत को काटती रहती हैं और अपना स्थान बनाती रहती हैं। मान लीजिए पर्वत का निर्माण हो रहा है तो उसके साइड में पर्वत बनता रहेगा, नदी अपना जगह काटती जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से होता है बच्चों गौर्ज का निर्माण या फिर महाखंड का निर्माण। अब देखिए बच्चों, जैसे ही पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए या फिर इंडिया को आज़ादी मिली तो दो देश बने थे, पाकिस्तान और भारत, है ना। तो उस समय भारत और पाकिस्तान के मध्य में बहुत सारे विवाद थे, जैसे सीमा को लेकर के विवाद था, राज्यों को लेकर के विवाद था। उसी में से एक विवाद था नदी के जल के बंटवारे को लेकर, खासतौर पर सिंधु नदी तंत्र है या फिर सिंधु रिवर सिस्टम है, इसके जल के बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के मध्य में बहुत अधिक विवाद थे, है ना। क्योंकि सारी नदियां भारत से होकर ही जाती हैं, तो पाकिस्तान ऐसा सोचता था कहीं भारत इन नदियों के जल को ना रोक ले या फिर इन पर डैम बना करके इनके रास्तों को ना मोड़ दे। तो इस कारण से दोनों देशों के मध्य में आज़ादी के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा विवाद था और इस समझौते के अनुसार एक समझौता हुआ इस विवाद को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 में हुआ था, ठीक है। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्व नदियों ब्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झीलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। बात समझ में आ रही है। देखिए एक मिनट रुकिएगा, देखिए यहाँ पर ये सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु, इसकी सबसे बड़ी चेनाब, है ना, और यहाँ से झीलम। तो ये कौन सी नदियां हो गई, ये उत्तर वाली जो 3 नदियां हो गई, इसका नियंत्रण किसको दिया गया, इसका नियंत्रण दिया गया पाकिस्तान को। और नीचे वाली जो 3 नदियां हैं, मतलब इसकी एक तो हो गई रावी, है ना, जो चेनाब की सहायक नदी है, एक हो गई सतलज और एक होगी ब्यास। तो इन 3 नदियों का नियंत्रण किसको दिया गया, इंडिया को इन तीनों नदियों का नियंत्रण दिया गया, है ना। मतलब ये है कि इन तीनों नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया, ऊपर वाली और नीचे वाली 3 का नियंत्रण इंडिया को दिया गया और इनके जल को बंटवारा कर दिया गया, है ना। मतलब ये जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, इन पर इंडिया ना डैम बना सकता है, मतलब बना सकता है तो कुछ उसमें कंडीशंस होंगी, है ना, जल को रोक नहीं सकता है, काफी सारी शर्तें थी उस समझौते में। तो मेन नियंत्रण उसको पाकिस्तान को दिया गया और इनका इंडिया को दिया गया। जो जिन नदियों का नियंत्रण इंडिया को दिया गया, ये इन पर डैम भी बना सकता है, इनके जल को भी रोक सकता है ना, रास्ते को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी, उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको तैयार रखना है कि 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में। सिंधु जल समझौते की जो जितनी भी नदियां, 6 नदियां हैं, इनके जल के बंटवारे को लेकर, है ना, व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया, जबकि सिंधु, चेनाब और झीलम का नियंत्रण भारत को दिया गया। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये पाकिस्तान को दिया गया, है ना, इसका पाकिस्तान को दिया गया और इन 3 का किसको दिया गया, इंडिया को दिया गया। चलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है सिंधु, चेनाब और झीलम का मात्र 20% जल ही इस्तेमाल कर पाएगा कौन, इंडिया, है ना।
जबकि रावी, सतलज और ब्यास का 80% हम इस्तेमाल कर सकते थे जल, है ना, क्योंकि इनका नियंत्रण हमारे पास था और इसका पाकिस्तान के पास था। तो और भी सारे प्रावधान थे, हमें ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ना, बस इसकी डेट याद रखनी है, कौन कौन सी नदियों का नियंत्रण किसको दिया गया, बस ये 2-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा के समीप से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा के पास से निकलती है चेनाब नदी, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर के मिलती है मिठानकोट नामक स्थान में। झेलम, रावी, सतलज, मारूसूदर और नीरू ये प्रमुख सहायक नदियां, खासतौर पर झेलम, रावी और सतलज, इनको आपको याद रखना है, ये चेनाब की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? चेनाब ही है, बाकी 3 नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के आपस में मिलने के पश्चात चंद्रभागा नदी बनती है, और फिर इस प्रकार से देखिए, चंद्रभाग, भागा, इसको चंद्रभागा या फिर चेनाब के नाम से जानते हैं, 2 नदियों के संगम से ये बनती है, ठीक है। झेलम की बात कर लेते हैं। झेलम की बात करेंगे तो बच्चों इसका ओरिजिन कहां से होता है? कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी से होता है, शीशनांग झील के पास से इसका ओरिजिन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। मोहाना कहां है? तो पाकिस्तान की झांग के निकट चेनाब नदी में जाकर के मिलती है। कहां? पाकिस्तान की झांग के निकट चेनाब नदी में जाकर के अपना जल गिराती है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो किशन गंगा इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, अभी मैंने बताया था किशन गंगा नदी पर एक किशन गंगा प्रोजेक्ट भी है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। बाकी हालांकि हम जितने भी नदी घाटी परियोजना है ये हम इसके बाद नदियों के बाद पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में ये प्रवाहित होती है और फिर उसके बाद पाकिस्तान चली जाती है ना। इसके अलावा श्रीनगर और बूलर झील, जो कि मीठे पानी की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है। देखिए जो बूलर झील है बच्चों, ये फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है ना, तो ये इसी नदी के किनारे स्थित है, ये बात आपको याद रखना है, यहाँ से होकर ही झेलम नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा श्रीनगर, ठीक है, तो ये भी झेलम नदी के ही किनारे स्थित है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, इसे वितस्ता के नाम से भी जानते हैं। झेलम वितस्ता का एक युद्ध सुना होगा आपने, है ना, हाइडेस पीस का ऐसा कुछ युद्ध आपने सुना होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, तो ये इस वितस्ता, इसी नदी को बोलते हैं झेलम वितस्ता, तो याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वितस्ता नदी किस नदी को बोलते हैं? तो झेलम नदी को ही वितस्ता के नाम से बच्चों जाना जाता है, आपको याद रखना है। रावी नदी की बात कर लेते हैं, तो रावी नदी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है, रोहतांग दर्रे या फिर रोहतांग पास से, है ना, तथा चंबा घाटी से होकर के ये प्रवाहित होती है या फिर बहती है, ठीक है। क्या नाम है इसका? रावी। तो किस में जाकर के मिलती है बच्चों? तो ये चेनाब में ही जाकर के मिलती है। देखिए पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में मिलती है, ठीक है। झेलम, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, झेलम, इसके अलावा रावी और सतलज, ठीक है, तीनों किसकी सहायक नदी है बच्चों? तीनों चेनाब की सहायक नदियां हैं। चेनाब किसकी सहायक नदी है? चेनाब सिंधु की सहायक नदी है। सतलज की कौन सहायक नदी है? ब्यास सतलज की सहायक नदी है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर रखना, यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सहायक नदियों की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, सियोल और बैरा कुछ इसकी छोटी सहायक नदियां हैं। यह पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूर्वी भाग में धौलाधर श्रेणी के मध्य में प्रवाहित होती है ना। ये सब किसका हिस्सा है? ये दोनों श्रेणियां मिडिल हिमालय का हिस्सा है बच्चों, हम ऑलरेडी हिमालय पढ़ करके आए हैं, ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधर श्रेणी के मध्य में ये प्रवाहित होती है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, इसे परुष्णी या फिर इरावती के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परुष्णी या फिर इरावती के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे अभी हमने देखा था झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से रावी को परुष्णी या फिर इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं सतलज की। तो सतलज का ओरिजिन कहां से होता है? सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से राकसताल झील से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से राक्षसताल या फिर राकसताल से निकलती है, तिब्बत रीजन से, ठीक है, तिब्बत रीजन से निकलती है। और यह भी बच्चों एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। मोहाना पाकिस्तान में ये चेनाब नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो व्यास, स्फीति आदि इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। व्यास, स्फीति, ठीक है, तो ये इनका नाम याद रखना है। खासतौर पर व्यास का याद रखना है कि जो व्यास है, इन 5 नदियों में व्यास एकमात्र नदी है जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है और सतलज की सहायक नदी है। बार बार इसलिए पॉइंट रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको रट जाए ये पॉइंट, है ना, क्योंकि ऐसे ही एज इट इज आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इसे सतुद्री नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सतुद्री नदी या फिर सतलज का अन्य नाम क्या है? तो सतुद्री नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा प्रवाह क्षेत्र कहां कहां है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में ये प्रवाहित होती है, ठीक है, कहां कहां? हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में ये प्रवाहित होती है। आगे बात कर लेते हैं, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकीला पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डबल स्टार लगा लेना इसमें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है सैकड़ों बार कि जो सतलज नदी है ये हिमाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, ठीक है, तो शिपकीला पास, शिपकीला दर्रे से होकर के हिमाचल प्रदेश राज्य में ये प्रवेश करती है। इसके अलावा सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकीला गॉर्ज का निर्माण करती है ना। शिपकीला गॉर्ज मतलब समझते हैं ना, वही चीज है, पर्वतों को काटते हुए ये क्रॉस कर रही है पर्वतीय क्षेत्र को, हिमालय रीजन को, है ना, दोनों साइड पर्वत हैं, बीच में नदी अपनी घाटी बना रही है, अपना गॉर्ज बना रही है, ठीक है, तो इसको शिपकीला गॉर्ज बोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना,
बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है बच्चों। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है वो सतलज नदी पर ही निर्माण किया गया है। भाखड़ा और नांगल दो बांध है। भाखड़ा कहाँ है? भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल पंजाब में। इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब डैम वाला लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किसकी है? सतलज नदी की ही एक परियोजना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, सतलज नदी के बारे में जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। अगली नदी है व्यास नदी। तो व्यास नदी का ओरिजिन कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से इसका ओरिजिन होता है। मुहाना कहां है? तो कपूरथला पंजाब हरीके नामक स्थान में सतलज नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है। कहाँ? मैंने आपको बताया था कि फिर से एक बार रिविजन कर लेता हूँ। सिंधु, ठीक है। ये कौन सी नदी है? सिंधु, है ना। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। चंद्रा और भागा के मिलने से बनी चेनाब। मिठानकोट, मिठानकोट में जाकर के मिली, पाकिस्तान में जाकर के। क्या नाम है इसका? चेनाब, है ना। जम्मू कश्मीर से एक नदी निकली, कौन सी? झेलम, ठीक है, झेलम। फिर यहाँ से आसपास से ही एक और नदी इसके आसपास से निकली, मानसरोवर झील के पास, इसको हम बोलते हैं सतलज। क्या बोलते हैं? सॉरी, यहाँ पर जाकर के मिलेगी ये। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये है ना। यहाँ से सतलज नदी निकली और चेनाब में जाकर के मिली, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं सतलज, ठीक है। एक और रावी नदी निकलती है यहाँ हिमाचल प्रदेश आसपास से, और ये भी किस में जाकर के मिलती है? चेनाब में जाकर के मिलती है, ठीक है। तो ये तीनों नदियां चेनाब में जाकर के मिलती है। और ब्यास भी निकलती है आसपास से, और ब्यास किस में मिलती है? सतलज में जाकर के मिलती है, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों, जो ब्यास नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में प्रवाहित होती है और सतलज नदी की सहायक नदी है, ना कि चेनाब की, ठीक है। 100 बार बता रहा हूं, यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हरी की कपूरथला पंजाब के पास जाकर के मिलती है। बन्नेर चक्की पार्वती इसकी सहायक नदी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य है। इसके अलावा इसे विपाशा नाम से जाना जाता है। विपाशा, ब्यास को किस नाम से जानते हैं? विपाशा। देखिए यहाँ पर भी आधा वाह है ना, और विपाशा में भी वाह है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। विपाशा व्यास नदी का ही नाम है, ठीक है। चलिए, व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ इंडिया में प्रवाहित होती है, या सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होती है, ठीक है। यह कुल्लू घाटी से होकर के गुजरती है। कहां से गुजरती है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी मैंने आपको बताया था ना। कुल्लू घाटी कहां है बच्चों? हिमाचल प्रदेश रीजन में कुल्लू घाटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। कहां पर? एक प्रकार से आप देखेंगे तो धौलाधर रेंज है और ग्रेटर हिमालय है, इसके बीच में आपको कुल्लू घाटी देखने को मिलती है। घाटी मतलब दो पर्वतों के बीच में जो पूरी के पूरे शहर बसे हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्वतीय घाटी। हमने पढ़ा था ना हिमालय वाले रीजन में, काश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, है ना, काठमांडू घाटी। तो सब रिवीजन करते जाना आप लोग बढ़िया से, ठीक है। चलिए, यह नदी धौलाधर श्रेणी में जाती है और महाखड्ड का निर्माण करती है, ठीक है। धौलाधर श्रेणी को काटती है, यहाँ पर काटती है ना, और महाखड्ड का निर्माण करती है, ठीक है। देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र में नदियां बहती है ना बच्चों, ये काफी ज्यादा गॉर्ज वगैरह का निर्माण करती है ना। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि हिमालय का निर्माण हो रहा है, कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो वो उसके रास्ते को हमेशा काटती जाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि व्यास नदी भी गौज का या फिर महाखड्ड का निर्माण करती है। इसके अलावा उद्गम और विलीन दोनों ही भारत में होती है, अभी मैंने आपको बताया पॉइंट। तो ये था बच्चों हमारा पूरा सिंधु नदी तंत्र का टॉपिक। किसका? सिंधु नदी तंत्र का टॉपिक, ठीक है। सिंधु रिवर सिस्टम कई बार मैंने आपको रिवीजन करा दिया है ना, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे पॉइंट मैंने कवर करा दिए थे, आपके जितने भी एग्जाम हो सकते हैं सभी इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज की नदी का जो ये टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी हिमालय पार की नदियां है? हिमालय पार मतलब हिमालय को पार करके आती है। तो पहला तो नहीं होगा, गंगा नहीं होगा इसमें। इसका आंसर सी सही हो जाएगा बच्चों, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, है ना। इनको हम पूर्ववर्ती नदियां भी बोलते हैं, हिमालय पार की नदियां भी बोलते हैं। तीनों नदियां मानसरोवर झील तिब्बत के पास से ओरिजिनेट होती हैं। कहां से? तिब्बत रीजन से इनका ओरिजिन होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, किसका नहीं है? चेनाब का, ठीक है। देखिए चेनाब तो भारत से ही निकलती है, रावी भी यहां से निकलती है। सिंधु नदी बच्चों तिब्बत से निकलती है ना, तिब्बत या फिर चूंकि चीन के कंट्रोल में है, चीन के नियंत्रण में, वर्तमान में चीन का कब्जा है तिब्बत के ऊपर, तो तिब्बत क्षेत्र से निकलती है सिंधु नदी, ना कि भारत के क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, ये भी वैसा ही एक क्वेश्चन है। तो व्यास का तो है भारत में, चेनाब का भी है, रावी का भी है, सतलज का नहीं है ना, सतलज का नहीं है, सतलज भी तिब्बत रीजन से निकलती है, पूर्ववर्ती नदी है। सिंधु नदी का उद्गम कौन सा है? सिंधु नदी का ओरिजिन कहां से होता है बच्चों? सिंधु नदी का ओरिजिन मानसरोवर झील से होता है ना, मानसरोवर झील से होता है इसका ओरिजिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? तो सतलज तो चेनाब की है, चेनाब बच्चों एकमात्र नदी है 5 नदियों में जो सिंधु की सहायक नदी है। बाकी सतलज, रावी किसकी सहायक नदी है? चेनाब की। इसके अलावा झेलम भी इसकी सहायक नदी है, और व्यास किसकी है? व्यास सतलज की सहायक नदी है, ठीक है। तो ऐसे ही क्लियर रखना है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? सतलज नदी की बात की जा रही है ना, तो
पाकिस्तान से नहीं, चीन तिब्बत से बिल्कुल सही। चीन तिब्बत के पास से राकस ताल या फिर राक्षस ताल के पास से इसका ओरिजिन होता है। देखिए BSSC, SSC 2007 और ऊपर वाला NDA, सारे क्वेश्चन बच्चों आए हुए हैं क्वेश्चन है, और कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन के तौर पर करा दिए हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा टेस्ट आपको अपलोड मिल जाएगा, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, तो आपको उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है मैप बना करके, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है, और थ्योरी एक बार पढ़ लेनी है, तो आपको हमेशा के लिए ये नदी याद हो जाएगी। देखिए रटना मत बच्चों, है ना, रटना नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है, बस आपको मैप बनाना है। सिंधु नदी निकली, है ना, कराची पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में गिर गई। इसकी एक सहायक नदी है शोक, है ना, शोक की एक नुब्रा नदी सहायक नदी है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है, चेनाब की झेलम है, और रावी है, और सतलज है, इसकी ब्यास है। तो ऐसे मैप बनाते आना चाहिए, ऐसा मैप बनाते आ गया ना आपको, तो आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की, बस आपको रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमने आज के लेक्चर में बच्चों सिंधु नदी को पढ़ा है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम ब्रह्मपुत्र नदी को हम पढ़ेंगे, और उसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पहले से, है ना। तो फिलहाल आज के लेक्चर में नहीं, तब तक अपना पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।